If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिक डाटा मेंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप तीन बातें इसके बारे में याद कर लें। सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे नॉर्मल डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट होती है, लेकिन जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है इसकी मेमोरी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड एलोकेट होती है। क्लियर। और तीसरी बात यह है कि इसको हम क्लास के आउटसाइड इनिशियलाइज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि इसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर करते हैं। क्लियर। ये तीनों जो बातें हैं ना, इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से कर लेते हैं। अभी हमने एक क्लास बनाई है हाउस, इसके अंदर तीन डाटा मेंबर्स है R1, R2 और R3। उसके बाद रैम मेन में आके हमने क्या किया है, तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं H1, H2 और H3। अब यहाँ पे देखें ये नॉर्मल डाटा मेंबर्स हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर नहीं है। सही। इससे क्या होगा, रैम के अंदर तीन मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हो जाएंगी, H1, H2 और H3। सही। और जिस तरह क्लास के अंदर हमने तीन डाटा मेंबर बनाए थे ना, तो उसी तरह इसके अंदर तीन छोटे छोटे हर ऑब्जेक्ट के अंदर बॉक्सेस और बनेंगे या तीन और मेमोरी एलोकेशंस एलोकेट होंगी। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, ये R3 वाला जो डाटा मेंबर है हम इसको स्टैटिक बना लेते हैं। सही। तो उससे पहले आप देख लें जो ये अभी नॉर्मल है ना, तो इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। दो बातें मैं बताऊंगा। पहली तो बात ये है कि इसके कितने अभी जो सा मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हुई हैं। एक बॉक्स ये बना है, एक ये है और एक ये है। तो तीन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, तो तीन जो से हैं मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हुई हैं। तो कहने का मकसद है जो नॉर्मल डाटा मेंबर होता है उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उतनी मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होती हैं। क्लियर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर मेमोरी एलोकेट हुई है। H2 के अंदर है R3 और H3 के अंदर भी है R3। तो जो स्टैटिक, अब इसको हम स्टैटिक करते हैं तो फिर आप डिफरेंस खुद ही देख लेना। तो हम कोडिंग में आते हैं और अब इसको हम जो है स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक बनाने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये स्टैटिक बन गया है। इससे रैम में क्या होगा, तो देखें डिफरेंस आपके सामने है। स्टैटिक करने से पहली तो बात यह है कि एक ही मेमोरी ब्लॉक बना है। सही। पहले तीन बन रहे थे। और सेकंड बात यह है कि ये जो बात लिखी हुई थी मेमोरी आउटसाइड दी ऑब्जेक्ट एलोकेट होती है, तो पहले मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर थी, अब मेमोरी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड है। तो यही मैं बता रहा था, ये होता है स्टैटिक डाटा मेंबर। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर कर सकते हैं। सपोज करें ये वाला H1 ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर कुछ डाटा रख लेगा, तो अगर H3 को वो डाटा चाहिए तो H3 डाटा ले लेगा। इसी तरह अगर H2 को चाहिए तो H2 वो डाटा ले लेगा और उसके अंदर कुछ और डाटा रख देगा कि मैंने डाटा ले लिया है, फिर H1 उसको यूज कर सकता है। सही। तो ये कॉमन मेमोरी ब्लॉक बन गया जिसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर कर सकते हैं। क्लियर। चलें इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करते हैं। आपने एक प्रोग्राम करना है जो कि ये काउंट करता हो कि क्लास के ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए हैं, और कुछ भी नहीं करना। सही। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। ये क्लास बन गई। इसके अंदर हम एक स्टैटिक जो सा है डाटा मेंबर बना लेते हैं। ये n मैंने बना दिया। उसके बाद पब्लिक और लिखते हैं यहाँ पे काउंटर, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें क्या हो, n++ हो जाए। सही। और उसके बाद एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम ये डिस्प्ले कर देंगे अभी तक कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो उनसे डिस्प्ले किए हैं। जस्ट आपने सिंपल n को डिस्प्ले कराना है। सही। और उसके बाद अब सेकंड वाला जो थर्ड वाला जो पॉइंट था हमने पढ़ा था वो ये था कि ये जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है ना, इसको हम क्लास के आउटसाइड इनिशियलाइज कराते हैं। इनिशियलाइज कैसे कराते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप। सही। और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे क्लास का नाम काउंटर है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है, n = 0 से इसको इनिशियलाइज करा देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं ना हुआ होगा। सही। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और n++ हो जाएगा, यानी 0 में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमने मेन के अंदर क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और फिर डिस्प्ले करवा रहे हैं। C2 से हमने इसको जो डिस्प्ले करवाया है। सही। फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर हमने C1 से इसको कॉल किया डिस्प्ले के फंक्शन को।
तो आप C3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी करें, जिस मर्जी से करें, क्योंकि स्टैटिक डाटा मेंबर को डिस्प्ले करवाना है तो वैल्यू उसकी सेम ही रहेगी। तो देखें जब हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके इसको कॉल किया था तो वो उसने कहा 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C3 और फिर डिस्प्ले को कॉल कराया तो वो कहता है अभी तक 3 जो सा है ऑब्जेक्ट्स आपने डिस्प्ले क्रिएट कर लिए हैं। सो कंक्लूड करते हैं, बेसिकली इस प्रोग्राम में हुआ क्या है कि सबसे पहले हमने क्लास बनाई जिसमें हमने स्टैटिक डाटा मेंबर रखा है, सही। अब ये जो डाटा मेंबर है ना, इसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट सेम जो है शेयर कर सकते हैं, सही। तो स्टार्ट में हमने कहा कि इसको 0 कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट हुआ ना तो काउंटर में आया, उसने इसके अंदर n की वैल्यू को 1 कर दिया। फिर C2 जब क्रिएट हुआ तो उसने इस n की वैल्यू को 2 कर दिया। फिर हमने डिस्प्ले किया तो C जो सा है स्क्रीन पे 2 डिस्प्ले हुआ कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। जब C3 किया फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो n की वैल्यू 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो n है ना, इसको क्लास के ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये शेयर कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपने एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय और उसके फिर आपने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं मेन में, सही। तो क्वेश्चन आपने करना ये है कि उसके अंदर हर एम्प्लॉय को यूनिक आईडी मिलनी चाहिए, सही, जब भी वो क्रिएट हो। जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सा है ऑब्जेक्ट, इसी तरह की कोई लॉजिक लगेगी इसके अंदर भी। इन सिंपल वर्ड्स आपने स्टैटिक डाटा मेंबर को लगाना है यूनिक आईडी रखने के लिए, और उसके बाद एक शो का जो सा फंक्शन बना ले जिसके अंदर ये चारों एम्प्लॉयज़ की जो आईडी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करा लें। क्लियर। सो फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं।